नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया आपका फिर से एक बार स्वामी प्रिया कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम मराठी का 16 चैप्टर शब्दांचा खेळ ये मराठी टू हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं अपना शब्दांचा खेळ चैप्टर। तो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर। धडा 16वा शब्दांचा खेळ, चैप्टर नंबर 16 शब्दांचा खेळ। हेलन केलर 1880-1968। ये जो शब्दांचा खेळ है इसके राइटर है हेलन केलर। उनका जन्म हुआ 1880 और 1968 में उनकी मृत्यु हुई। 20व्या शतकावर आपल्या अलौकिक कार्याने आणि व्यक्तिमत्वामुळे ज्या लोकोत्तर व्यक्तींचा प्रभाव पडला त्यामध्ये हेलन केलर यांचे नाव अग्रगण्य आहे। मतलब 20वीं सदी में जो अलौकिक कार्य और अलग सी पर्सनालिटी जो जिस व्यक्ति का प्रभाव जो पड़ा उनका नाम है हेलन केलर। और हेलन केलर का पर्सनालिटी ऐसी है कि अग्रगण्य, मतलब उसको गिनी नहीं जाती, ऐसे है। अंधत्व, मुकेपणा आणि बधिरत्व अशा तिहेरी अपंगत्वाशी सामना देत त्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले। मतलब ये जो हेलन केलर है वो कैसी थी? अंध थी, मुकी थी, मतलब उनको बोलना नहीं आता था, और बधिर मतलब बहरी भी थी। और वो तीनों अपंगत, मतलब तीनों ऐसे हैंडीकैप थी तीनों चीज़ों से, फिर भी उसको वो सामना देते यानी उसको फाइट करते उसने अपना स्टडी है पूरा किया। अंधारातून प्रकाशाकडे नेणाऱ्या शिक्षण पर्वाचे थक्क करणारे अनुभव त्यांनी द स्टोरी ऑफ माय लाईफ या आत्मकथनाचा मराठी अनुवाद श्री माधव कर्वे यांनी माझी जीवन कहाणी या पुस्तक रूपाने केला है। मतलब हेलन केलर जो है उन्होंने क्या किया है, अंधार से प्रकाशाकडे, मतलब अंधेरे से उजाले तक नेने वाला, लेके जाने वाला शिक्षण पर्व यानी स्टडी का जो उनका बेस है उसका जो अनुभव है वो उन्होंने किस में लिखा है? उनकी जो स्टोरी है द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, मतलब उनकी खुद की स्टोरी है और उनका ये जो आत्मकथन है वो उन्होंने राइट किया है। उन्होंने उसमें अपनी लाइफ की स्टोरी बताई है। और इसी द स्टोरी ऑफ माय लाइफ उसका मराठी अनुवाद किसने किया है? श्री माधव कर्वे जी इन्होंने किया है। पर उसका नाम है माझी जीवन कहानी, मतलब द स्टोरी ऑफ माय लाइफ उसका मराठी मीनिंग में है माझी जीवन कहानी, इस पुस्तक में किया हुआ है। प्रस्तुत उतारा माझी जीवन कहाणी हेलन केलर अनुवाद माधव कर्वे या पुस्तकातून घेतला आहे। मतलब ये जो नीचे अपने को कहानी दी है वो किस में से दी है? माझी जीवन कहानी इस बुक में से। बट हेलन केलर का जो बुक राइट है उसका अनुवाद जो माधव कर्वे जी ने किया है उनके बुक में से ये अपने को पैराग्राफ दिया हुआ है। अपंगत्वामुळे भाषा शिक्षणात येणारे अडथळे व हे अडथळे दूर करण्यासाठी त्यांनी व त्यांच्या शिक्षिकेने केलेले प्रयत्न याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केले आहे। मतलब हैंडीकैप की वजह से उनको भाषा सीखने में क्या प्रॉब्लम्स आए और ये प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए उनके टीचर्स ने क्या प्रयत्न किए, इसका वर्णन इस प्रस्तुत पाठ में किया है। माझ्या आठवणीतला आयुष्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा दिवस म्हणजे माझ्या बाई ॲनी मॅन्सफील्ड सुलिव्हॅन मला शिकवायला आल्या तो दिवस। मतलब हेलन केलर जो है उनके मतलब लाइफ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, मतलब इमेजिन वाला जो याद में रहने वाला उनका जो डे है वो कौन सा है इम्पॉर्टेंट डे? कि जब उनको पढ़ाने के लिए उनकी टीचर एनी मैन्सफील्ड सुलिवॉन जब उनके घर उनके यहाँ पे सिखाने के लिए आए, वो
उनका उनके लाईफ का एक इम्पॉर्टंट डेज था. दोन अगदी परस्पर विरोधी आयुष्य कशी एकत्र येतात याचं मला नवल वाटतं. मतलब यहाँ पे लेखक ने क्या बताया है, मतलब दो दो जो परस्पर विरोधी जो लाइफ्स रहती है, मतलब एक जो ऐसे रहे कि हैंडीकैप है, वो दूसरी है एक अच्छी खासी इंसान है, और ये जो दो लाइफ्स है एक साथ मिलके कैसे रहते हैं, इसका नवल, इसका आश्चर्य उस अपने हेलन केलर जी को लग रहा था. 3 मार्च 1887, मतलब डेट बताइए, 3 मार्च 1887. मला 8वं वर्ष लागायला 3 महीने बाकी होते. मतलब हेलन केलर जी है, उनको 8 साल लगने के लिए 3 महीने, मतलब 3 मंथ्स, 3 मंथ्स बाकी थे. त्या दिवशी दुपारी मी पोर्चमध्ये उभी होते, शांत कशाच्या तरी अपेक्षेत. मतलब 3 मार्च को हेलन केलर जी जो है वो दोपहर के टाइम पे पोर्च में खड़ी थी, और कैसे शांत और कुछ तो सोचते हुए, अपेक्षा यानी कुछ तो सोचते हुए कि कुछ तो मुझे, मतलब हम लोग बोलते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसे सोचते हैं, वैसे सोच में वो खड़ी थी. आईच्या खाणाखुणा आणि घरातल्या लगबगीवरून आज काहीतरी वेगळं घडणार याचा मला साधारण अंदाज आला, म्हणून मी दारापाशी जाऊन पायऱ्यांवर वाट पाहत राहिले. मतलब उनकी जो माँ थी, उसकी जो खाना-खुना, मतलब जो हैंडीकैप लोग मोस्टली रहते हैं, मतलब उनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तो उनको हैंड के मूवमेंट से उनको बताया जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं. तो वैसे उनकी माँ उनको बता रही थी, और घर में जो लगबग चालू थी, उससे उनको पता चल रहा था, कि उसको अंदाज़ आया था कि घर में कुछ तो आज अलग होने वाला है. इसी वजह से उन्होंने क्या किया, घर की जो पायरी है वहाँ पे जाके वो बैठ गए थे. अचानक पोर्च झाकून टाकणाऱ्या हनिस्कल वेलीच्या जाळ्यामधून ऊन वाट काढत आलं आणि माझ्या उंचवलेल्या चेहऱ्यावर पसरलं. मतलब उनके घर के सामने हनिस्कल की वेल थी, तो वो साइड में होते ही उन जैसे वो साइड हो गई, वैसे वहाँ से धूप निकली, और वो जो धूप है पूरी हेलन केलर जी के फेस पे जाके गिरी. नकळतच माझी बोटं बाजूच्या सवयीच्या पानावरून आणि वसंत ऋतूच्या स्वागत करायला उमलव्यात तशा कळ्यांवर फिरली. तो वैसे ही उनकी जो हमेशा की आदत थी कि ये सब वो महसूस करती थी, तो वैसे उनकी जो फिंगर्स जो है हमेशा की तरह आदत के अनुसार जो हनिस्कल की वेल थी उनके पत्तों पे घूमी, और जैसे वसंत ऋतु में कलियां खिलती है, वैसे कलियों पे उनकी उंगलियां घुमी. भविष्यात माझ्यासाठी काय चमत्कार लिहून ठेवलाय याची काही मला कल्पना नव्हती. मतलब उनको फ्यूचर में उनके इसमें क्या चमत्कार लिखा हुआ है, इसकी कल्पना उनको बिलकुल नहीं थी. त्याआधी काही आठवडे रागानं आणि कडवटपणानं मन इतकं व्यग्र झालं होतं, की त्या स्वतःशीच चाललेल्या सततच्या झगड्यानं मी अगदी थकून गेले होते. मतलब ये कुछ हफ्ते पहले उनको गुस्से से और कड़वाहट उनके मन में इतनी व्याग्र, मतलब इतनी घुल मिल गई थी कि उससे वो खुद के लिए ही लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते वो थक चुके थे. दाट धुकं असताना तुम्ही कधी समुद्रावर गेलात का? मतलब जैसे बहुत फॉग रहता है, उस टाइम पे कभी कोई समुंदर में गया हुआ है का, ऐसे उन्होंने पूछा है. अशा वेळी वाटतं सहज स्पर्श करता येईल अशा पांढऱ्या अंधारानं आपल्याला वेढलंय, आणि तशा धुक्यातून जहाज वाट काढत किनाऱ्याच्या दिशेने येत असतं. मतलब उस टाइम पे ऐसे लगता है कि हम लोग ऐसे ही तुरंत उस वाइट वाले अंधार को अपने स्पर्श कर सकते हैं, और वो वाइट वाला जो अंधार है उससे अपने को उसने घेर लिया है, और ऐसे ही धुका में, यानी ऐसे ही फॉग में
जहाज जो रहता है वो क्या, वो जो शिप रहती है, जो समुद्र का किनारा रहता है समुंदर का, वो का किनारे का दिशा देखते देखते किनारे पे आता रहता है. किनारा गाठेपर्यंत ताण असतो, छातीत धडधड असते, वाटतं आता काय होणार. जब तक किनारा नहीं मिलता है शिप को, तब तक एक ताण तनाव रहता है. अपनी चेस्ट जो रहती है वो धड़धड़ करने लगती है कि कब किनारा आए. और कभी कभी ऐसे लगता है कि आगे जाके अपना क्या होगा. शिक्षणाला सुरुवात होण्याआधी माझी अवस्था त्या धुक्यात सापडलेल्या जहाजासारखी होती. मतलब हेलन केलर जी है, उनकी जो अवस्था थी कैसी थी, जब भी उनकी स्टडी की शुरुआत होने वाली थी, जैसे वो फॉग में फसे हुए जहाज की तरह थी. फरक इतकाच की माझ्याकडे होकायंत्र वगैरे काहीच नव्हतं आणि बंदर किती जवळ आले तेही कळायला काही मार्ग नव्हता. मतलब फ़र्क इतना था, डिफरेंट इतना था कि उनके पास होका यंत्र नहीं था और उनको ये मालूम नहीं था कि बंदर जो किनारा जो है कितना नज़दीक आया हुआ है, ये समझने का मार्ग नहीं था. प्रकाश प्रकाश हवा है मला. मतलब लेखिका बोल रही है, प्रकाश प्रकाश हवा आहे मला. असं माझ्या आत्म्याचं निशब्द आक्रंदन चालायचं. मतलब उनका जो आत्मा था, सिर्फ एक प्रकाश चाहिए, मुझे एक प्रकाश चाहिए, मतलब कहीं से एक उजाला दिखे, यही बार बार बोलता रहता था. नेमक्या त्याच हव्यासाच्या क्षणी प्रेमाच्या प्रकाशात मी न्हाऊन निघाले. उसी क्षण पे वो प्रेम के प्रकाश में नहा के निकले, ऐसे उन्होंने बोला है. माझ्याजवळ कुणीतरी येतंयस मला जाणवलं. आईच आहे असं समजून मी हात पुढे केला. मतलब उनको ऐसे मालूम पड़ा कि मेरे पास कोई आ रहा है. उनको लगा उनकी माँ आ रही है, ऐसे समझ के उन्होंने हात आगे किया. तर दुसऱ्याचंच कोणीतरी माझा हात हातात घेतला आणि मला उचलून कडेवर घेतलं. तो वहाँ पे उनकी माँ नहीं थी, कोई और ही था और उन्होंने उनका हाथ उनके हाथ में लिया था और उनको उठा के गोद में लिया था. याच माझ्या बाई एनी सुलिवैन. उनको समझ में आया यही मेरी टीचर है. कौन है? एनी सुलिवॉन. त्या मला शिकवायला आल्या होत्या, त्याहीपेक्षा जास्त माझ्यावर मायेची पाकर घालायला. मतलब वो उनको सिखाने के लिए आए थे और उससे ही ज़्यादा उनके ऊपर बहुत सारा ढेर सारा प्यार करने के लिए. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच बाई मला आपल्या खोलीत घेऊन गेल्या. जो अगले दिन सुबह सुबह टीचर जो है एनी सुलिवॉन, उन्होंने उनके रूम में लेके गए. किसको? हेलन केलर जी को. त्यांनी मला एक बाहुली दिली. उन्होंने जो टीचर है उनके एनी सुलिवॉन, उन्होंने एक उनको डॉल दिया. पर्किन्स इन्स्टिट्यूशन मधल्या अंध मुलांनी माझ्यासाठी हे भेट पाठवली होती. मतलब वहाँ पे पर्किसन इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ पे जो हैंडीकैप बच्चे हैं उन्होंने डॉल बनाई थी और वो डॉल हेलन केलर जी के लिए गिफ्ट में भेजी थी. बाहुली लॉरा ब्रिजमनन ने सजवलेली होती. मतलब जो डॉल थी वो लॉरा ब्रिजमनन ने सजाई हुई थी. अर्थात हे सगळं मला कालांतराने कळलं. मतलब ये सब जो उनको बहुत दिन के बाद समझ में आया. थोडा वेळ मी या बाहुलीशी खेळल्यावर बाईंनी बोटांनी हळूच माझ्या हातावर अक्षरं जुळवली. मतलब जब हेलन केलर जी इस डॉल के साथ खेल रही थी, उस डॉल के साथ खेलने के बाद धीरे से टीचर ने उनके उंगलियों पे कुछ अक्षर, जो कुछ वर्ड्स है वो उन्होंने बनाए. DOLL. हा बोटांचा खेळ मला फार आवडला. मतलब उन्होंने बताने की कोशिश की जो उनके हाथ में क्या है, डॉल, और ये जो DOLL उसका उन्होंने हाथ के ऊपर
हाथ के उंगली उनके ऊपर ये जो वर्ड्स है वो बनाए। और ये जो खेल है उनको हेलन केलर को बहुत पसंद आया। मीही बाईंप्रमाणे बोटं फिरू लागले. वो भी उनके टीचर के जैसे उंगलियां घुमाने लगे. शेवटी जेव्हा एकदा मी ती अक्षरं बरोबर काढली तेव्हा बालसुलभ आनंद आणि अभिमानाने फुलून आले. मतलब जब उन्होंने प्रैक्टिस किया उस डॉल वर्ड्स का, तो वो वर्ड उन्होंने निकाला उस टाइम पे उनका बाल सुलभ आनंद, मतलब इतना उनको आनंद हुआ, उनको इतना अभिमान हुआ की वो फुले नहीं समाये. धावतच जिना उतरून मी आईपाशी गेले. मतलब दौड़ते दौड़ते सीढ़ियाँ उतर के मैं माँ के पास चली गई. तिच्यासमोर हात धरून त्यावर पुन्हा एकदा मगाचीच अक्षरं बोटांनी जुळून लिहिली. मी एक शब्द जुळवत होते. मतलब हेलन केलर जी है सीढ़ियाँ उतर के अपने माँ के पास दौड़ के चली गई और उन्होंने माँ के हाथ के ऊपर जो उन्होंने पहले जो वर्ड उंगलियों पे बनाया था वो शब्द बनाने की कोशिश की. हे काही मला त्यावेळी माहीत नव्हतं. किंबहुना शब्द म्हणून काही असतं हे तरी मला कुठे ठाऊक होतं. मी फक्त बोटांनी बाईचं अनुकरण करत होते. मतलब उस टाइम पे उनको कुछ मालूम नहीं था कि ऐसे भी था कि उनको वर्ड्स क्या होते ये भी पता नहीं था. उनको कुछ भी पता नहीं था कि सिर्फ वो क्या कर रहे थे, उनके जो टीचर ने उंगलियों पे जो बताया उसका अनुकरण वो कर रहे थे. नंतरच्या दिवसात मी ह्याच पद्धतीनं पिन, हॅट, कप असे कितीतरी शब्द आणि बसणं, उभं राहणं, चालणं अशी थोड़ी क्रियापदेही शिकले. मतलब थोड़े दिन के बाद उन्होंने वैसे टाइप में मतलब फिंगर पे वर्ड्स बनाना, तो पिन, हैट, कप ऐसे वर्ड्स भी ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने सीखे. और साथ में उसमें बसणं, उभं राहणं मतलब बैठना, खड़ा रहना, चलना ऐसे क्रियापद ही सीखे. मतलब ऐसे वर्ब भी उन्होंने सीखे. बरेच दिवस बाई बरोबर राहून राहून प्रत्येक वस्तूला काहीतरी नाव असतं हे माझ्या लक्षात आलं. मतलब बहुत दिन तक टीचर्स के साथ रह रहे के उनको ये मालूम पड़ा हर एक चीज़ के लिए, हर थिंग्स के लिए कुछ न कुछ नाम रहता है. ये उनके ध्यान में आया. एक दिवस मी माझ्या नव्या बाहुलीशी खेळत असतानाच बाईंनी माझी जुनी चिंध्या झालेली बाहुली माझ्या मांडीवर ठेवून पुन्हा हातावर लिहिलं. DOLL म्हणजे दोन्ही बाहुल्यांना शब्द एकच. त्याआधी MUG मग आणि वॉटर WATR वॉटर म्हणजे वॉटर. मतलब एक दिन उनकी जो टीचर है उन्होंने क्या किया, वो नए डॉल के साथ खेल रहे थे. खेलते वक्त उनके टीचर ने उनको जो हेलन केलर की पुरानी वाली डॉल थी, चिंध्या झाली मतलब बहुत ख़राब हालत में थी, वो डॉल उनके मांडी पे जाके रखी. और फिर से उन्होंने हाथ पे क्या लिखा, डॉल DOLL. तो उन्होंने फिर से डॉल लिखा. मतलब दो जो चीज़ें है, दोनों बाहुल्या मतलब दोनों जो डॉल है उसका अर्थ एक ही है. क्या है, डॉल. त्याआधी मग आणि वॉटर म्हणजे वॉटर. उसके पहले उन्होंने मग और वॉटर मतलब वॉटर म्हणजे वॉटर ऐसे सिखाया. तर मी हट्टानं म्हणायची म्हणजे खाणाखुणा करतच नाही. माझा हा गोंधळ बघून त्यांचा हिरमोड झाला आणि त्यांनी तो विषय तेवढ्यावरच ठेवला. मतलब जब टीचर उनको बोलती थी मग अलग होता है और वाटर मतलब वाटर होता है, मग यानी वाटर नहीं होता है, वाटर मीन्स वाटर होता है. तो उस टाइम पे वो हट्टा से मतलब गुस्से से, जिद से वो क्या करती थी, मतलब बोलती नहीं थी, वैसे ही खाना खुना मतलब हैंड मोमेंट से ही वो कहती थी नहीं मतलब नो. उनका ये जो वो ये वर्ड में पूरी फंस गई थी कि उनको मालूम नहीं पड़ रहा था कि मग ही वाटर है या वाटर ही वाटर है. तो उनको उसमें वो ना कंफ्यूज हो गए थे. तो उनका कंफ्यूजन
बढ़ गया था और वो एकदम नाराज़ हो गई थी। तो उस टाइम पे ये जो सब्जेक्ट था मग और वाटर का, ये सब्जेक्ट वहीं पे उनके टीचर ने रोक दिया, वहीं पे स्टॉप किया. पुन्हा कधीतरी तानमान बघून हे शब्द शिकवावेत असं त्यांनी ठरवलं. मतलब फिर कभी ये जो मग और वाटर जो है ये वर्ड्स उनको बाद में सिखाएंगे. मतलब उनका जो मूड कैसे उसके ऊपर डिपेंड होके, ऐसे उन्होंने सोचा. आता पुन्हा बाहुलीवरून त्यांचं शिकवणं सुरू झालं होतं. अभी उनको फिर से डॉल के ऊपर से फिर से उनकी स्टडीज की शुरुआत हुई थी. त्यांचं ते पुन्हा पुन्हा सांगणं सहन न होऊन मी माझी नवीन बाहुली हिसकावून जमिनीवर आपटली. मतलब वो बार बार टीचर उनको फिर से डॉल के बारे में ही सिखा रही थी. तो बार बार डॉल के बारे में सिखा रही है, वो उनको पसंद नहीं था. तो उन्होंने क्या किया, टीचर के पास से जो नई वाली डॉल थी वो जबरदस्ती खींच के ली और जमीन पे पटक दी. त्या बाहुलीचे तुकडे होऊन माझ्या पायाशी पडलेले मला जाण्यावर मला उकळ्या फुटू लागल्या. मतलब उस जो डॉल थी उसके टुकड़े हुए. ये उनको कब मालूम पड़ा कि उनके पैर के यहाँ पे कुछ टुकड़े पड़े गिरे हुए थे. तो उससे उनको बहुत रोना आया. वाटलं बरं झालं एकदाची पीडा गेली. उनको लगा अच्छा हुआ कि वो डॉल टूट गई, मतलब मुझे वहाँ पे पडना ही नहीं पडेगा. एवढा थैतयाट करूनही ना खंत ना खेत असाच माझा आविर्भाव होता. मतलब इतना रोके भी कुछ फ़ायदा नहीं कि ऐसे दिखाए कि मुझे कुछ टूटने की वजह से कुछ बुरा भी नहीं लगा, अच्छा भी नहीं लगा, ऐसे टाइप में वो थी. ती बाहुली माझी नावडती होती ना. माझ्या निश्चल अंधाऱ्या जगात हळव्या हळूवार भावना कुठून उगवणार. मतलब वो जो डॉल थी उनकी पसंद की नहीं थी. तो उनको लगता था कि मेरे जो अंधेरे वाला जग है, मेरी अंधेरी वाली लाइफ है, उसमें फीलिंग्स और ये सब कैसे वो डॉल ला सकती है. तो इसलिए उनको वो पसंद नहीं थी. माईने मात्र बाहुलीचे ते तुकडे झाडून शेकोटीजवळच एका बाजूला लोटले. मतलब उनकी जो टीचर थी उन्होंने ये जो डॉल के टुकड़े हुए थे वो इकट्ठा किए और जहाँ पे शेकोटी यानी फायर से जलाते हैं इकट्ठा करके कचरा, उस जगह पे फेक दिए, मतलब रख दिए. माझी डोकेदुखी गेल्यानं मलाही हयास वाटलं. मतलब लेखिका को लगा कि मेरे सर का बोझ हल्का हुआ, मेरा सर दर्द चला गया और उनको थोडा बेटर फील किया. बाईंनी माझी हॅट माझ्या हातात ठेवल्यावर मी ओळखलं आता बाहेर छान उबदार उन्हात जायचंय. मतलब टीचर ने उसकी हैट जो थी उसके हाथ पर रखी और वैसे ही उन्होंने पहचान लिया कि अभी मेरी हैट हाथ में दी है, मतलब अभी कहीं बाहर जाना है और छान धूप में अच्छी धूप में घूमना है. ह्या विचारा मी पुन्हा आनंदाने टुनटुन उड्या मारू लागले. मतलब उनको खुशी हुई कि मैं अभी बाहर जा रही हूँ, थोड़ा धूप में घूमूंगी. तो उससे उनको बहुत खुशी हुई और वो उछलने लगी. पाऊल वाटेने जात आम्ही विहिरीपाशी आलो. मतलब छोटी सी वाट जो रहती पाऊल वाट, मतलब चलने वाला सिर्फ रास्ता रहता है, उससे वो लोग कुएं के पास आए. इथेही हिनस्कल वेलीच्या जाळ्या होत्या. वो कुएं के पास भी हिनस्कल की वेल की जालियाँ थी. त्यांचा फुलांचा सुगंध दरवळत होता. उनकी जो फूल थे, फ्लावर्स थे, उसका स्मेल वहाँ पे आ रहा था. कोणीतरी विहिरीतून पाणी काढत होतो, कोई तो कुएं से पानी निकाल रहा था. त्या पाण्याच्या धारेत बाईंनी माझा हात धरून ठेवला और वो जो कोई पानी निकाल रहा था वो पानी निकाल के बर्तन में डाल रहा था. उस टाइम पे जो पानी गिर रहा था उसके नीचे टीचर ने हेलन केलर जी का हात नीचे किया. एका हातावरून अजून थंडगार पाण्याचे ओघळ वाहत असतानाच बाईंनी त्याच हातावर बोटांनी शब्द लिहिला. वॉटर, WATER. आधी सावकाश मग झरझर. मतलब एक हाथ पे ठंडा पानी बह रहा था, साथ में
दूसरे हाथ पे उनकी टीचर ने वर्ड्स लिखा, कौन सा, वाटर, पहले धीरे से और बाद में फटाक से. मी एकदम निश्चल उभी राहिले. मतलब ऐसे जब समझ में आया वाटर क्या है, ऐसे समझने के बाद एकदम सायलेंट हेलन केलर जी खडी हो गई. माझं सगळं लक्ष बाईंच्या बोटांच्या हालचालीवर एकटवलं होतं एक एकवटलं होतं. मतलब उनका पूरा ध्यान जो था टीचर्स के उंगलियों के मोमेंट्स पे लगा हुआ था. एकाकी इतके दिवस आपण काहीतरी विसरून गेलो होतो याची अस्पष्ट जाणीव झाली. मतलब उनको अचानक से याद आया कि इतने दिन हम मैं कुछ तो भूल गई थी, और उसकी जानीव, उसका जो जो मैं कुछ भूली हूँ उसको याद आना, वो उनको उस टाइम पे याद आया. गमावलेली स्मृती परत येण्यातला थरार अनुभवला. मतलब मैंने कुछ भूल गई थी, मेरी स्मृति कहीं पे गुम गई थी. वो गुम हुई हुई स्मृति फिर से आई, इसका थरार अनुभव, एक्सपीरियंस उन्होंने वहाँ पे लिया. वॉटर, वॉ आणि भाषेचं कोडं एकदम माझ्या समोर जसं उलगडलंच. मतलब वॉटर बोलते बोलते वॉ बोला, और जैसे उनको लैंग्वेज का एकदम कोड़ा, लैंग्वेज का जो वर्ड्स की वो जो क्वेरी थी वो अचानक से उनको समझ में आई, वो क्वेरी सॉल्व हो गई. अरेच्चा, पाणी म्हणजे आपल्या हातावरून थंडगार नाचत उसळत काहीतरी जातं ते. मतलब उस टाइम पे उनको पता चला कि वाटर क्या होता है, पानी क्या होता है. मतलब अरेच्चा, अरे अरे अय्या, कि पानी क्या होता है, जो अपने हाथ से ठंडा नाचते हुए लहराते हुए जाता है उसे कहते हैं पानी. त्या एका जिवंत चैतन्यमय शब्दानं माझ्या आत्म्याला जशी जाग आणली. मतलब उस एक जीवंतमय चैतन्यमय वर्ड्स की वजह से उनको आत्मा जो है प्रज्वलित हुआ. प्रकाश, आशा, आनंदाची उधळण केली, मुक्त केलं. मतलब उस एक वर्ड ने उनके आत्मा को कैसे किया, प्रकाश, आशा, आनंद, इससे उसकी उधळण यानी उसकी इतनी खुशी दी कि उनके आत्मा को जागृत किया, एक होप्स निर्माण किए, उसमें उनको खुशी निर्माण की, और उनका जो आत्मा है फ्रीली हुआ. अजूनही तसे ह्या वाटते बरेच अडथळे होते, पण ऐसे और भी उनके इस रास्ते में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज थी, पण लवकरच ते दूर होणार होते. बट ये जल्दी ही डिफ़िकल्टीज खत्म होने वाली थी. विहिरीपासून मी परतले तेव्हा मन नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी आतुर झाले होते. मतलब कुआ के यहाँ से वो घर पे रिटर्न आई, और उस टाइम पे उनको उनके मन में और नई चीज़ें सीखने की एक होप्स बडे हुए थे. आता प्रत्येक गोष्टीला नाव होतं आणि नावानावातून उमलत होता एक एक नवा विचार. मतलब अभी हर एक चीज़ के लिए एक नाम था, और उस नाम से एक उनको एक नया सोच निर्माण हो रही थी. उनके अंदर एक नई सोच उमल रही थी, खिल रही थी. घरात आल्यावर मी स्पर्श करायची. ती प्रत्येक वस्तू जशी स्पर्शागणिक चैतन्याने थरथरायची. मतलब वो जैसे घर पे आती थी तो हर एक चीज़ के लिए वो स्पर्श करती थी, और जैसे स्पर्श करती थी तो उसको एक अलग से फीलिंग्स आती थी, और उससे वो हैप्पी फील करती थी, और वो एक ऐसे उसको मन में एक चैतन्य निर्माण होता था कि उस चीज़ का कुछ तो नाम है, और उसमें वो होप्स निर्माण होते थे. मला जशी एक वेगळीच नवी दृष्टी मिळाली होती. मतलब उनको लगता था, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, पर जब वो चीज़ों को स्पर्श करती थी, महसूस करती थी, उस टाइम पे उनको लगता था कि मुझे जैसे कि एक दृष्टि मिली है, मैं देख रही हूँ उस चीज़ को, महसूस कर रही हूँ कि वो चीज़ कैसी है. तो उनको ऐसे लग रहा था कि मेरे आंखें वापस आई और उससे मैं वो चीज़ें देख रही हूँ. आता त्या दृष्टीतून मी सगळं पाहत होते, और उसी
दृष्टी से वो सब कुछ देख रही थी. दारापाशी आल्यावर मला मी मोडलेल्या बाहुलीची आठवण झाली. जैसे वो दरवाजे के पास आई वैसे उनको याद आया कि मेरे पास से एक डॉल टूट गई थी और उसकी याद उनको आई. चाचपडत शेकोटीजवळ लोटलेले बाहुलीचे तुकडे मी गोळा करून उचलले. मतलब ऐसे धीरे धीरे से देख देख के चल के वो कहाँ पहुंची, शेकोटी के यहाँ पे धीरे धीरे चली गई. और वहाँ पे जो उनके टीचर्स ने डॉल्स के टुकड़े फेंके थे वो उन्होंने ढूंढे और वो इकट्ठा किए. तुकडे जोडून पाहत पुन्हा त्याची बाहुली करण्याचा मी कसोशीने प्रयत्न करत राहिले. मतलब वापिस वो जो टुकड़े जो थे डॉल के पीसेस थे वो जमा करके उस डॉल को फिर से बनाने की कोशिश हेलन केलर जी कर रही थी. आता माझ्या हातातून घडलेल्या चुकीची जाणीव होऊन माझे डोळे भरून आले और उस टाइम पे उनको लगा कि मेरे से कुछ तो गलत हुआ है. और उस गलती का जब एहसास हुआ तभी उनके आंखों में से पाणी बह रहा था. पहिल्यांदाच मला खऱ्या अर्थानं पश्चाताप झाला. फार वाईट वाटलं और फर्स्ट टाइम उनको पश्चाताप हुआ था और बहुत बुरा फील कर रहे थे. वो लोनली फील कर रही थी. त्याच दिवशी मी खूप नवे शब्द शिकून घेतले. उसी दिन उन्होंने बहुत सारे नए शब्द सीखे. ते सगळेच काही नेमके कोणते ते आठवत नाही. मतलब उस टाइम पे इतने सारे नए शब्द सीखे कि कौन से सीखे ये प्रॉपरली वो नहीं बता रही, उनको इतना याद नहीं आ रहा है. पण त्या शब्दात आई, बाबा, बहीण, बाई हे शब्द होते एवढे निश्चित. पर उनको इतना याद है कि उस वर्ड्स में आई, बाबा, बहन, बाई मतलब माँ, बाबा, बहन, बाई यानी टीचर, ये सब वर्ड्स उसमें थे. इतना निश्चित है. आयुष्यात नव्यानं आलेला या शब्दांनी माझ्या भावविश्वात पालवी फुटली और उनके लाइफ में ये जो आए हुए वर्ड्स उसके वजह से उनके लाइफ में एक नई बोलते ना एक नई उम्मीद खिल उठी. तो दिवस माझ्या दृष्टीने फार नाट्यमय होता. वो दिन एक उनको लाइफ में एक ड्रामेबाज दिन था ऐसे उनको लग रहा था. रात्री मी माझ्या चिमुकल्या पलंगावर झोपी गेले. रात के टाइम पे वो उसका बेड जो था उस पे सो गई. तेव्हा माझ्या इतका दुसरा आनंदी जीव कुठे सापडला नसता. उस टाइम में मेरे इतना खुशी का कोई मुझे जितना खुशी हुई है उतनी खुशी उस टाइम पे किसी को दिखाई नहीं दी होगी. दिवसभराच्या आनंददायी आठवणींनी पुन्हा पुन्हा मी आठवत राहिले. मतलब पूरे दिन की जो उनकी खुशी वाली यादाश्त थी, खुशी वाली यादें थी, वो बार बार याद करके वो सो गई. आयुष्यात पहिल्यांदाच मला उद्या कधी उगवतो याची उत्कंठा लागून राहिली होती. मतलब उनकी लाइफ में इतने 8 साल के बाद फर्स्ट टाइम उनको ऐसे फील हो रहा था कि टुमारो कब आ रहा है, कब कल आएगा और मैं कब और वर्ड्स पढ़ूंगी. इसकी उत्कंठा, इसकी उत्सुकता जो थी उनको लगी हुई थी. बच्चों देखो यहाँ पे वो हैंडीकैप थी, ना उनको दिखाई देता था, ना वो सुन पाती थी, ना वो बोल पाती थी. फिर भी उन्होंने इतने अच्छे से अपना स्टडी कंप्लीट किया. ये इसलिए आप लोगों को लेसन दिया है कि इससे आप कुछ तो सीखें और उससे आप स्टडीज़ के यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टिंगली देखें. उससे क्योंकि देखो जो हैंडीकैप होके भी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है तो भगवान ने अपने को सब कुछ दिया है, तो हम लोग पढ़ाई में क्यों पीछे हैं ये बताने की कोशिश यहाँ पे की है. तो सब बच्चों को मेरा एक निवेदन है कि अच्छे से पढ़ाई करें. इस पार्ट को अच्छे से ध्यान में रख के अपने पढ़ाई से अपने लाइफ में अच्छे ऊपर पोस्ट तक पहुँचे. तो बच्चों मेरे आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. अगर आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, जिसमें मेरी कोई भी नई वीडियो में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो डोंट मिस आउट दिस वीडियो। सो टिल देन बाय।